हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम फाइनली अपने शॉर्ट नोट्स में फिजिक्स की क्लास को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लगभग सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बायोलॉजी और साथ में एनवायरनमेंट, पॉलिटी। ये सारे लेक्चर्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिए और अब बचते हैं केवल 3 सब्जेक्ट, जिसमें आपका फिजिक्स बचा हुआ है, केमिस्ट्री बचा हुआ और मिडवल हिस्ट्री। तो उसे भी हम लोग जल्दी खत्म कर लेंगे। तो आज उसी कड़ी में आज हम लोग फिजिक्स को शुरू कर रहे हैं और ये जो शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए, ये घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज जो 2023 की लेटेस्ट है, उसी पर ये आधारित है, जहां से आपके आरओ यारो में भी 55 प्लस एमसीक्यू सीधे सीधे फंसे थे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। आप उसे प्रूफ के तौर पे चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ अब इसी तरीके से आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो एग्जाम है 17 मार्च को, उसके लिए भी बहुत ही रामबाण औषधि साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। और अगर चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना चैनल को। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हो और अदर सब्जेक्ट्स की भी पीडीएफ को आप परचेस कर सकते हो। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और वहां से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और क्लास की अपडेट के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, इसमें हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा मात्रक और इकाई, यानी कि जो हमारी जो भौतिक राशियां होती हैं उनके कुछ यूनिट्स होते हैं जो मात्रक होते हैं, जो कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है, मैचिंग करने के लिए आ जाता है, मिलान करने के लिए आ जाता है। ठीक है, और अब हम इस पे बात करेंगे कि भौतिक राशि, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हमें कॉन्सेप्ट जैसे प्रश्न मिलते जाएंगे, वैसे ही हम इस पे और डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ताकि वहां पे जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होंगे वो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि पहला भौतिक राशि है और उसके मात्रक पूछ रहा है, जैसे ताप की बात करें यानी कि टेम्परेचर की बात करेंगे, तो इसका जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। विद्युत धारा की बात करें यानी इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसको जो एम्पियर में मापा जाता है, एम्पियर में। वहीं ज्योति तीव्रता की बात करेंगे तो इसको कैंडेला में मापा जाता है। और पदार्थ का जो परिमाण होता है यानी कि वेट जो होता है, उसे हम मोल में मापते हैं। पदार्थ का जो भी परिमाण होता है भौतिक रूप से, उसे हम मोल में मापते हैं। वहीं भौतिक राशि कुछ और हैं और उनके मात्रक मैंने एक जगह ही कवर कर दिए थे। जैसे अगर हम आयतन की बात करें, तो आयतन जब भी किसी वस्तु का निकाला जाता है तो उसे लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा आपकी जो चौड़ाई है, उन तीनों चीजों को कैलकुलेट किया था। और फिर इसलिए जब 3 यूनिट हैं और तीनों यूनिट जो है कि मीटर में है, तो आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो मीटर का क्यूब हो जाता है, इसीलिए आयतन का होता है मीटर क्यूब। घनत्व की बात करेंगे तो ये द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान को हम सिंपली क्या लिखते हैं? भार होता है। जैसे 10 किलो, 5 किलो, 2 किलोग्राम, तो ये भार हो गया। और आयतन को अभी हमने ऊपर पढ़ा मीटर क्यूब, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि घनत्व का क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरीके से एक से दूसरे को जोड़ते हुए हमें चलना है और हमेशा कोशिश की जाती है कि सबसे छोटी यूनिट को लिया जाए। जैसे वेग की बात करेंगे, वेलोसिटी की, तो विस्थापन और समय, तो समय कितना? सेकंड। और विस्थापन कितनी दूरी विस्थापित हुई, यानी कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूरी तक गई, कितने मीटर में गई, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। त्वरण की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की, तो वेग में परिवर्तन जो हो रहा है और कितने समय में हो रहा है, तो इसका भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस ध्यान देना, वेग और त्वरण में बस इतना ही अंतर आ जाता है कि वेग होता है मीटर प्रति सेकंड और त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बल की बात करेंगे तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक अभी हमने क्या पढ़ा? द्रव्यमान का पढ़ा था किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो हम इसे यहां पे लिख देंगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और गुणा त्वरण, अब त्वरण का मात्रक मैंने क्या बताया आपको? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या मैंने बताया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर से यहां का 1 मीटर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। ध्यान देना, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम न्यूटन भी कह सकते हैं। कार्य की बात करेंगे तो बल इंटू विस्थापन की बात की जाती है। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक हो जाएगा यहाँ पे मीटर, तो ये इसे हम जूल भी कह सकते हैं। तो ध्यान देना, बल के लिए आप न्यूटन शब्द का प्रयोग कर सकते हो, कार्य के लिए आप जूल शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो, या न्यूटन इंटू मीटर की बात कर सकते हो। वहीं शक्ति की बात करेंगे तो इसे जूल से भी कह सकते हैं, जूल प्रति सेकंड या वाट। तो 3 स्टैंडर्ड मानक याद रखना। जैसे अगर आपसे कभी बल पूछा जाए तो आप इसके लिए न्यूटन वर्ड का यूज कर सकते हो। अगर आपसे कार्य पूछा जाए तो कार्य के लिए आप जूल वर्ड का यूज कर सकते हो। या फिर आपसे शक्ति पूछी जाए तो शक्ति के लिए आप वाट का यूज कर सकते हो, वाट शब्द का। तो इस तरीके से। और समतल कोण की बात करेंगे तो समतल कोण का होता है रेडियन, और घन कोण की बात करेंगे तो स्टेरेडियन होता है। तो इन दोनों को जरा याद रख लेना, बीपीएससी अक्सर ऐसा प्रश्न पूछती है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, विद्युत धारा की, तो ये एम्पियर हो जाएगा। विद्युत शक्ति यानी शक्ति है तो वाट हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि आपके घर में जो बल्ब जल रहा है वो कितने वाट का होता है? 9 वाट का होता है। या पंखा 100 वाट का होता है, कूलर 250 वाट का होता है, तो ये उसकी पावर को बताता है। और विद्युत विभवांतर की बात करेंगे तो ये वोल्ट से होता है। और विद्युत प्रतिरोध तो ये ओम होता है। अब यहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, ओम का कुछ इस तरीके से मात्रक होता है, क्योंकि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाहित होती है उसमें जितना ही बैरियर होता है, जितना प्रतिरोध होता है, उतनी ही जो है कि वो
प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। समझ लेते हैं कि क्योंकि यहां से क्या होता है कि एक अप्लाई प्रश्न आता है, अप्लाइड प्रश्न। जैसे अभी इस बार आपने देखा होगा कि आरओ एग्जाम्स में एक अपवर्तन वाला एक अप्लाइड प्रश्न आ गया था, जैसा कि मैंने आपको इस नोट्स में भी लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने नोट्स को इसको बाई किया था और जिन लोगों ने पढ़ा था उन्होंने बताया कि हाँ ये प्रश्न सही हो गया सर, क्योंकि जैसे गिलास में सिक्का गिरा होता है और हमें ऊंचा उठा हुआ दिखता है, या मछली जो है कि अपनी जगह से ऊपर दिखती है कुछ, तो ये अपवर्तन का ही कारण होता है। उसी में इस बार उन्होंने स्विमिंग पूल के लिए पूछ लिया। तो विद्युत प्रतिरोध का मान जितना अगर कम है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से होगा, और यदि आर का मान अधिक है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है कि बाधा आएगी। अब जैसे मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिसिटी जो है कि फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, अगर इसमें आर का मान जो है कि कहीं कहीं है, मान लीजिए थोड़ा थोड़ा दूरी पे है, 3 ही 4 बार है, यानी 1 2 3 4, तो आर की वैल्यू अगर 4 है तो इट मींस कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अच्छा है। अगर मान लीजिए इसमें आर की वैल्यू बहुत सारी हो जाता है, बहुत सारा बैरियर हो जाता है ये तार में, और ये जो आर की वैल्यू होती है ये क्या होती है, बैरियर कैसे आता है, जैसे तार में जंग लग जाना, तार खराब हो जाना, तार पुराना हो जाना, तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है कि ठीक से नहीं हो पाता है और आर का मान अधिक हो जाता है। तो मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं कि हमेशा आर का जो मान होता है वो इनवर्स में होता है इलेक्ट्रिसिटी के। अगर आर का मान अधिक है तो इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी का मान अधिक है तो आर का मान कम होगा। अब यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, व्यवहारिक स्तर पे प्रश्न बना। इसी तरीके से यहां पे मात्रा कुछ दिए होते हैं और उनके एसआई मात्रक पूछे जाते हैं। जैसे लेंस की क्षमता, जो हम लोग लेंस यूज करते हैं आंखों के लिए या किसी भी तरीके के लिए, तो उसकी जो क्षमता होती है वो डायोप्टर में कहलाती है, इसलिए इसको डी से डिनोट करते हैं। दबाव या दाब, जिसको हम लोग प्रेशर कहते हैं, तो इसके लिए हम पास्कल वर्ड का यूज करते हैं, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। पास्कल वैसे सामान्यतः पूछा जाता है। ऊष्मा की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि जूल जो है कि किसी और का, वो था आपके वर्क का, यानी कार्य का भी जूल होता है और ऊष्मा का भी जूल होता है। वहीं रेडियो एक्टिव पदार्थ की अगर सक्रियता है तो इसको बैकुरल के नाम से जानते हैं, क्योंकि बैकुरल इसका मानक होता है। आगे देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, और सामान्यतः एक प्रकाश वर्ष का जो मानक होता है वो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ये आपका प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश की गति स्थिर होती है या एक समान होती है, ध्यान देना, प्रकाश की गति या तो स्थिर हो सकती है या फिर मतलब एक समान कह सकते हो, क्योंकि वो जिस स्पीड से जाता है ना वो उसकी स्पीड बराबर होती है, ऐसा नहीं कि कभी ज्यादा कभी तेज चल रहा है, इसलिए हमें स्थिर या एक समान महसूस होती है। और पारसेक की बात करेंगे तो ये खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। जैसे दो ग्रहों के बीच की दूरी नापनी हो तो भी हम पारसेक वर्ड का यूज करते हैं, या प्रकाश वर्ष का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे नॉट की बात करेंगे तो जो नॉटिकल मील होती है या जो नॉट होती है, तो नॉट जो मात्रक है वो जहाज के चाल की माप करने के लिए होता है कि जहाज जो चल रहा है पानी में उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। और नॉटिकल मील की बात करेंगे तो ये नौ संचालन से संबंधित हो गया। एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो प्रकाश तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है, यानी कि जो प्रकाश तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है, सिंपल अगर भाषा में समझाऊं, कि कितनी दूरी तक प्रकाश जा रहा है। जैसे हम लोग क्यों जो है कि रेड कलर के जो लाइट होती है उसको हम लोग सिग्नल पे यूज करते हैं, चाहे वो रोड के सिग्नल हो चाहे वो ट्रेन के सिग्नल हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो रेड कलर की है इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत दूर तक जाती है। इट मींस कि दूरी इसकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत दूर से ही दिखाई दे जाती है, 1-1 किलोमीटर दूर से ही। और दूसरा, इसका जो प्रकीर्णन यानी कि फैलाव है वो बहुत कम होता है, यानी एक संकुचित मात्रा में एकदम सीधी चलती है, तो इसे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। वहीं उच्च वेग, ये उच्च वेग होना चाहिए, या जो हवाई जहाज में सिंपली होता है तो उसके लिए मैक यूनिट का प्रयोग करते हैं और नॉट का नहीं। सेल्सियस की बात करेंगे तो टेम्परेचर नापा जाता है, तापमापन, जैसे आपकी बॉडी का कोई हीट टेम्परेचर होता है 36 डिग्री है, 37 38, तो ये माना जाता है कि आपको बुखार है। अब यहाँ पे ऊष्मा की कुछ अलग अलग विभिन्न इकाइयां भी हैं। अब जैसे अभी आपने जूल पढ़ा था, ठीक है, कहीं आपने कैलोरी भी पढ़ी होगी, क्योंकि आपके बॉडी में भी जो हीट मिलती है तो कैलोरी हो गई, जूल हो गया, अर्ग हो गया, किलो जूल हो गया, किलो कैलोरी हो गया। तो आप किस में कंफ्यूज हो गए, कैलोरी और जूल तो कर ले जाओगे, चाहे वो किलो जूल हो चाहे किलो कैलोरी। अर्ग आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अर्ग अक्सर जो है कि आप भूल सकते हो। नेक्स्ट है जो वायुमंडलीय दाब होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि पारिस्थितिकी जो दाब होता है, इसको नापने के लिए हम बार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बार का। और तेल का जो एक बैरल माना जाता है 159 लीटर का माना जाता है। जैसे जब हम क्रूड ऑयल को खरीदते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमने, भारत सरकार ने जो है कि एक तेल का बैरल खरीदा है। एक तेल का बैरल का मतलब उसने 159 लीटर जो है कि तेल क्रूड ऑयल के रूप में खरीदा है, तो ये उसके मानक होते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें लंबाई की, जो न्यूनतम इकाई होती है, अगर आप किसी चीज को लंबाई में नाप रहे हो, जैसे मीटर में हो गया, सेंटीमीटर हो गया या किलोमीटर हो गया, तो उसमें आप देखोगे एक माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर 6 मीटर, एक नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर, और एक फर्मी मीटर होता है 10 की पावर -15 मीटर। ये तुलनात्मक रूप में है। अब अगर मान लो यहाँ पर
ऑप्शन में आपको दे दे माइक्रो, नैनोमीटर और फर्मीमीटर, तो आप देखोगे कि इनमें से कौन बड़ा हो गया, फर्मीमीटर बड़ा हो गया। लेकिन अगर उसने एग्जाम में दे दिया कि केवल माइक्रोन और नैनोमीटर में कौन जो है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई होगी, तो आपका नैनोमीटर होगा। जितनी माइनस की यूनिट बड़ी दिखेगी आपको, उतना ही वो सबसे छोटा होगा। अब यहाँ पे 10⁻⁻15 का मतलब हो गया ये उतना ही छोटा है। क्यूसेक किससे नापा जाता है, तो क्यूसेक में जो मापा जाता है वो जल का बहाव नापा जाता है। इट मीन्स कि जैसे नदी जल होते हैं, जैसे बताया जाता है कि दो राज्यों के बीच में नदियों का जब बंटवारा किया जाता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि कितना क्यूसेक वाटर जो है कि इस राज्य को मिल रहा है और कितना क्यूसेक वाटर दूसरे राज्य को मिल रहा है। जैसे कावेरी जल विवाद अक्सर आपने सुना होगा, साउथ इंडियन स्टेट के बीच होता है, तो वहां पे देखा जाता है कि तमिलनाडु को कितना क्यूसेक पानी मिल रहा है, कितना केरल को मिल रहा है, कितना पुदुचेरी को मिल रहा है, कितना कर्नाटक को मिल रहा है। तो ये क्यूसेक जो है कि वाटर बॉडीज को मापने का तरीका होता है। अब यहां से हम चलेंगे सेकंड चैप्टर पे, जहां पे ये प्रश्न तो होगा, आपके चैप्टर जो होगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे आधारित होगा, जिसको केवल रटना होगा आपको क्लास को देख देख के, या अगर आपने नोट्स ले रखे होंगे या आप ले लेंगे तो उससे आप रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि ये आपके आ रहे हैं मापक यंत्र। और यहां से सीधा प्रश्न हर साल एक ना एक पीसीएस में होता है, चाहे वो मैचिंग करने के लिए हो या फिर सिंगल शब्द पूछ लिया जाए। तो यहां पर हम देखेंगे कई बार पूछा जाता है सोनार के बारे में। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसका प्रयोग सामान्यतः नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये स्पेशली पराश्रव्य तरंगों को सुनने के लिए यूज होती है। एक ऐसी तरंगे जिसको सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता है। पराश्रव्य का मतलब होता है जो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर कितना होता है, ह्यूमन की जो नेचर होती है वो होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही ये सुन सकता है आवृत्ति को, साउंड को। लेकिन जो 20,000 से ऊपर की होती है, जैसे चमगादड़ वगैरह सुन लेते हैं, या डॉल्फिन या व्हेल मछली सुन लेती है, तो उसी तरीके से सोनार का प्रयोग करके भी हम नीचे के कुछ ऐसे खतरों को सुन पाते हैं और इसको महसूस कर पाते हैं, ताकि इससे हम सुरक्षात्मक कारणों का प्रयोग कर सकें। तो ये हो गया आपका सोनार। अगर मैं ऑडियो मीटर की बात करूं, तो ऑडियो मतलब क्या होता है, म्यूजिक सुनना या ध्वनि की बात होती है, तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। एनीमोमीटर क्या होता है, वायु का वेग मापा जाता है। पायरोमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे उच्च ताप मापन होता है, यानी कि किसी भी चीज का उच्च तापमान अगर होगा तो उसे मेजरमेंट करेंगे। अमीटर की बात करें तो विद्युत धारा का मापन होता है, जैसे कि एम्पियर होता है। और पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे तो यह विद्युत वाहक बल को मापता है। किसको मापेगा, विद्युत वाहक बल को मापेगा। और पायरोमीटर का जो अन्य नाम है वो क्या होगा, विकिरण ताप मापी होता है, क्योंकि यह सामान्यतः 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप वाले को मापता है। तो पायरोमीटर कैसा हो गया, उच्च तापमान, कितना, लगभग 800 सेंटीमीटर से अगर अधिक की चीजों को माप रहा है, तो इसी को हम विकिरण तापमापी भी कह देते हैं। वहीं सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्यान देना कि सौर विकिरण को नापने हेतु मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण लाए थे। एक होता है पाइरेनोमीटर और एक होता है पाइरोहीलियोमीटर। अब यहां पर समझना है आपको, क्योंकि पाइरोहीलियो का मतलब होता है सूर्य से संबंधित होता है, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं, और पाइरेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहां ध्यान देना, ये पाइरोमीटर है जिसमें 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक की बात हो रही है, लेकिन पाइरेनोमीटर में क्या होता है, सूर्य का तापमान मेजर किया था, जो बहुत अधिक जो है कि तापमान से लबालब भरा हुआ है, जैसे 6000 से। और आगे देखते हैं, मैनोमीटर की बात करेंगे तो ये गैसों का दाब सामान्यतः इससे मापा जाता है। हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो इससे हम लोग सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं कि हमारे वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है, जिससे बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है। बैरोमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे वायुमंडल के दाब की बात होती है, जो वायुमंडलीय दाब या वायुदाब होता है। स्प्रिंग तुला से हम सामान्यतः वस्तु का भार मापते हैं, जो आप पहले देखोगे तराजू वगैरह से। और ओंडोमीटर की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति का मापन किया जाता है। और रिंगल मैन स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, धुआं का घनत्व मापन किया जाता है कि वायुमंडल में प्रदूषण अलग और धुआं कितना है, ये चीज देखी जाती है। थर्मोरेसिस्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर इससे नापा जाता है। थर्मोरेसिस्टर जो कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। और इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, जिसको हम सामान्य भाषा में ईईजी बोलते हैं, तो इससे हम मस्तिष्क नापते हैं। और ईसीजी से क्या होता है, हार्ट बीट या हार्ट की चीजें नापते हैं। स्टेथोस्कोप की बात करेंगे, जो डॉक्टर सामान्यतः गले में लगाए रहते हैं, जिसको आम भाषा में लोग आला भी बोल देते हैं, तो इससे वो हृदय धड़कन को सुनते हैं कि कितनी हृदय की धड़कन हो रही है और कैसी आवाज हो रही है। कैरेटोमीटर की बात करें तो सोने की शुद्धता की बात होती है, क्योंकि कैरेट 24 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, तो ये जो कैरेट वर्ड होता है ये यहीं से होता है। लक्स मीटर की बात करेंगे तो ये प्रकाश तीव्रता को मापा जाता है। और स्फिग्नोमीटर की बात करें तो ये सामान्यतः ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, रक्तचाप मापना होता है। अब यहाँ पे रडार की बात करेंगे तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है, तो उसे हम रेडोमीटर कहते हैं, यानी कि रडार कहते हैं।
फेदोमीटर की बात करेंगे तो इससे हम सामान्यतः समुद्र की गहराई का मेजरमेंट करते हैं। और अल्टीमीटर की बात करें तो समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई मापते हैं। इससे समुद्र तल से क्या मापते हैं? वायुयान की ऊंचाई मापते हैं। फोनोमीटर की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। अगर जो आपकी फोनोमीटर है उससे हम लोग सामान्यतः ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। और पॉलीग्राफ की बात करें तो झूठ का पता लगाना, इसी को हम कहते हैं पॉलीग्राफ मशीन से जो टेस्टिंग होती है तो इसे हम कहते हैं झूठ का पता लगाना। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर से, यांत्रिकी। और यहां से प्रश्न आपके बार बार आते हैं, तो जरा यांत्रिकी को भी आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि घटना चक्र में जो फिजिक्स दी हुई है वो इतनी सफिशियंट दी है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहां से आ जाएंगे आपके घटना चक्र से। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, पहला ही अप्लाइड प्रश्न होता है कि अगर व्यक्ति द्वारा गहरी सांस ली जाती है तो क्या उसका वजन बढ़ेगा या घटेगा? तो सिंपल सी बात है, आपका पेट भी फूलेगा और जो है कि आपका वजन भी बढ़ेगा, क्योंकि पेट तभी फूलता है जब आपका सांस ज्यादा गहरी लेते हो। आप चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये एक अप्लाइड प्रश्न हो गया कि जब भी व्यक्ति के द्वारा गहरी सांस ली जाएगी तो उसका वजन बढ़ेगा। अब यहाँ पे कुछ सदिश राशियां होती हैं उदाहरण के तौर पे, और कुछ अदिश राशियां होती हैं, उनसे संबंधित अगर हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सदिश राशि की बात करें तो देखो सदिश राशि में क्या होता है, तो यहां देख सकते हो कि दिशा एवं परिमाण दोनों ही व्यक्त करते हैं, यानी कि दिशा भी होती है और परिमाण भी होती है। जैसे बल, बल कितना लग रहा है और किस दिशा में लगाया जा रहा है, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, पूरब दिशा। वेग भी यही होता है, विस्थापन, कितनी दूरी उसे विस्थापित की गई है और उसमें जो है कि किस दिशा में विस्थापित की गई है। वहीं त्वरण हो गया, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण, ये प्रमुख सदिश राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की बात की जाती है। जबकि अदिश राशि की बात करेंगे तो केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा से मतलब नहीं होता है। जैसे आयतन, अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में वायु का आयतन बढ़ने लगता है। तो आयतन बढ़ने से ये क्लियर नहीं होता ना कि वायु किधर जाएगी, वो तो उसकी दिशाहीन होती है। समय, समय हम बताते हैं कि भाई 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 10 बज रहा है, लेकिन कितना, 10 बज के उत्तर हो रहा है, 10 बज के दक्षिण हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। चाल हो गया, दूरी, गति, दाब, कार्य और ऊर्जा, ये कुछ प्रमुख उदाहरण है सदिश राशि और अदिश राशि के जो आपको याद करने हैं। कई बार होता है कि इन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है। तो देखिए, ऊर्जा का जो स्वरूप होता है ना, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। ऊर्जा ना तो कभी खत्म होती है ना पैदा होती है, ध्यान देना, उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। अब आप लोग में से कुछ कहेंगे कि सर जब सृजन नहीं होता तो ऊर्जा आई कहां से? तो देखिए, ये सूर्य के कॉन्सेप्ट में होता है, जहां पे सूर्य के गोले में ही केवल ऊर्जा बनती है, जिसमें 2 हाइड्रोजन के अणु मिलकर जो है कि हीलियम बनाते हैं और फिर उसके बाद विस्थापन, मतलब जब वो विखंडित होते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में एटीपी की मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। और इस तरीके से हम कहते हैं कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है वहां पे। परंतु अगर हम देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण में न तो उसका सृजन हो रहा है और न ही उसका विनाश हो रहा है। वहीं सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जैसे आप देखोगे किसी भी प्रकार की आप अगर एनर्जी देखते हो तो मैक्सिमम जो है कि 90% एनर्जी में सोलर एनर्जी का रोल होता है। अगर आप खाना खा रहे हो और आपके शरीर में ऊर्जा है तो मैं कह सकता हूं कि आपके शरीर में सौर ऊर्जा भी इंक्लूड है, सोलर एनर्जी। कैसे? आपने जो भी हरी सब्जियां खाई हैं या जो भी फल फ्रूट्स खाए, उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की गई, साथ ही साथ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया गया, वही प्रकाश उन फलों और सब्जियों में था जो आपने खाया, तो आपके अंदर भी सोलर एनर्जी पहुंच गई। लेकिन कुछ एनर्जियां ऐसी हैं जिसमें सोलर एनर्जी का रोल प्ले नहीं होता है। जैसे भूतापीय एनर्जी, जो आपके पृथ्वी के अंदर होती है, आंतरिक परतों में, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, बल्कि यहां पे रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया अपनाते हैं। वहीं न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे, यूरेनियम जो पदार्थ होता है, प्लूटोनियम होता है, यह भी पृथ्वी के अंदर से निकलता है और इसमें न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है, न कि सोलर एनर्जी। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करें वायु शक्ति की, अगर हम बात करें तो विंड एनर्जी द्वारा गतिज ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। अब जैसे वायु बहुत तेज चल रही है, चलने का मतलब होता है गतिज ऊर्जा। इट मींस कि यहाँ पे डायनेमिक एनर्जी हो रही है, इसमें मोशन एनर्जी हो रही है और ये कन्वर्ट हो जाती है विद्युत ऊर्जा में। आप किसी भी प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग अल्टीमेटली अपनी विद्युत ऊर्जा में ही करते हो। किसमें करते हो? विद्युत ऊर्जा में करते हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। और इसका मतलब हो गया गतिज ऊर्जा जो वायु चल रही है उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया? विद्युत ऊर्जा में। तो आ जाओ जरा यहाँ पे कुछ एक टॉपिक पढ़ते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण और किस माध्यम से होता है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ऊष्मा से विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित होता है, तो भाई सौर सेल होते हैं। सौर सेल का मतलब क्या होता है? एक ऐसे सेल तैयार किए जाते हैं जिसपे सूर्य के प्रकाश जो आते हैं, सूर्य की जो लाइट आती है, उससे हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो सूर्य के
जो प्रकाश आते हैं जो सौर सेल पे गिरते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रकाश क्या है, हीट का ही तो रूप है, हीट का ही ट्रांसफॉर्म है, और वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में हो जाती है। तो ये हो गई, जैसे आपके घरों के छत के ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं। सोलर पैनल क्या है, सौर सेल का ही तो एक उदाहरण मान सकते हो आप इन्हें, इन्हें अलग मत मानो, क्योंकि भाई सोलर पैनल काम ही करते हैं कि जब इस पे सूर्य का प्रकाश गिरता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो हीट पैदा होती है, हीट से ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होते हैं और फिर आपके घरों में ऊर्जा आती है। वहीं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है लाउड स्पीकर। हम लाउड स्पीकर कहीं भी लगाते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, या फिर किसी डीजे साउंड में, या किसी भी जगह, तो आप देखोगे कि अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कोई वायर कनेक्ट किया या कोई म्यूजिक चलाया छोटा सा, या हमने कोई कुछ भी बातें की कोई माइक में, तो कहीं ना कहीं वो लाउड स्पीकर की वजह से पूरे क्षेत्र में ध्वनि पैदा करता है। तो आप देखोगे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट किया है। फिर बात करेंगे द्रव्यमान से ऊष्मा, यानी जो किसी पदार्थ का द्रव्यमान होता है, जैसे प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है, टाइटेनियम हो गया, तो इनमें जो द्रव्यमान होता है वो कहीं ना कहीं हीट पैदा करता है, और ये नाभिकीय रिएक्टर में होता है। रासायनिक से ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, तो ईंधन से। अब जैसे ईंधन का आप दहन कर रहे हो, रसायन यानी केमिकल का दहन कर रहे हो, चाहे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोलतार हो गया, उससे कहीं ना कहीं आप लाइट भी प्रोड्यूस कर रहे हो और हीट भी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये चारों बातें आपके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पे हैं, जिसको आपको ध्यान से समझना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम, तो यहां पर आप देखोगे कि सर्वप्रथम गैलीलियो द्वारा गति को परिभाषित किया गया, और उसके पश्चात न्यूटन ने गति का नियम दिया। तो गति को जो परिभाषित किया गया कि गति क्या होती है, वो तो सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि आपसे कि गति का नियम किसने दिया, तो ये न्यूटन महोदय ने दिया। हालांकि इन्होंने जो गति के नियम दिए हैं, तो आओ इनके 3 नियम जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ा जाए। तो पहले नियम को क्या कहा जाता है, पहले नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम का मतलब होता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में होगी उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर किसी भी प्रकार का बाहरी बल न लगाया जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई गेंद लुढ़कती हुई जा रही है या कोई गतिशील अवस्था में, और जब उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाएगा तब वो गेंद रुक जाएगी। तो ये होता है जड़त्व का नियम। अगर कोई बाहरी बल नहीं लगाओगे तो वो हिलती रहेगी, गतिशील रहेगी। या कोई ड्रम या कोई बड़ा बक्सा अगर एक जगह पे स्थिर है तो वो तब तक स्थिर होगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगा के उसे धकेला ना जाए। तो इसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। तो जब तक बाह्य बल का प्रयोग नहीं होगा तब तक यथास्थिति बनी रहेगी, चाहे वो गतिशील अवस्था में रहे चाहे स्थिर अवस्था में रहे। इसी को हम न्यूटन के गति का पहला नियम कहते हैं, जड़त्व नियम। दूसरे नियम में क्या होता है कि बल की वैल्यू बताई जाती है कि जितना द्रव्यमान होता है और जितना त्वरण लगता है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, F बराबर m इंटू ए हो जाएगा। तो ये होता है सेकंड लॉ। थर्ड लॉ होता है क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी जिस प्रकार से अगर कोई सोल्जर सामने किसी निशाने पर अपने बंदूक से गोली मारता है तो उतने ही फोर्स में पीछे की ओर उसकी बॉडी धक्का खाती है, धक्का लेती है, यानी कि शोल्डर धक्के खाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बंदूक चलाई जाए तो इस तरीके से चलाओ कि आपको पीछे जो धक्का लग रहा है वो कम लगे और सामने आपका टारगेट सटीक लगे। इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, यानी कि एक्शन रिएक्शन नियम भी कहते हैं। अब जरा हम बात करें पहले नियम का उदाहरण, जैसे अगर आप ट्रेन या बस में आदि के चलने पर मनुष्य का पीछे की ओर चलना या गिरना। अब जैसे आप क्या कहते हैं कि कंडक्टर महोदय कहते हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग बस में बैठ जाओ, बस ये निकलने वाली है लखनऊ के लिए, दिल्ली के लिए, मनाली के लिए, बस निकलने वाली, जल्दी बैठ जाओ। तो जब तक बस खड़ी है तब तक आप अगर अपनी सीट पे बैठे हो तो बिल्कुल वैसे ही बैठे रहोगे जैसे आप बैठे हुए हो, कोई आप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई आपको धक्का नहीं लगा रहा। लेकिन जैसे ही बस चलने लगती है तो बस में क्या हुआ, अचानक से गति हो गई, और उसको गति किसने दी, ड्राइवर ने दी, इंजन ने दी, और तुरंत आप जो है कि पीछे की ओर धक्का खा लेते हो। इट मींस कि आप जड़त्व के नियम का पालन कर रहे हो, जैसे बैठे तो वैसे ही थे, लेकिन जैसे ही कोई बाह्य बल लगा और आप पीछे की ओर आ गए। तो ये पहले नियम के उदाहरण है। अब बात करेंगे अगले पॉइंट पे। देखो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पे, क्योंकि फिजिक्स में कोई रटने वाली चीज नहीं आएगी। फिजिक्स में जब भी आएगी कॉन्सेप्ट पे आएगा, इसीलिए तो कहते हैं पूरी दुनिया ही फिजिक्स पे चलती है। साइंस क्यों कहते हैं कि पूरी दुनिया के पीछे कोई ना कोई साइंस है, तो साइंस को समझना होता है, रटना नहीं होता है। अब यहां पर आप देख लो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण प्रभावी जो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है और यह ध्रुवों यानी 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ पर सर्वाधिक होता है, और विषुवत रेखा जो 0 डिग्री होती है इस पे अनुपस्थित होती है। क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था एक टेस्ट पेपर में, दृष्टि आईएएस के टेस्ट पेपर में, ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में, कि किस प्रकार से जो हवाओं की गति होती है उसको क्यों जो है कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, किसके कारण से होती है, क्योंकि वो कोरियोलिस बल के कारण होती है। लेकिन अगर कोरियोलिस बल के मान की बात करें तो ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। हालांकि 90 डिग्री तो एक आदर्श स्थिति हो गई, सही तरीके से वो मिलता है 60 से 70 डिग्री के आसपास मिलता है, 60 से 70 75 डिग्री के आसपास बहुत अधिक मान मिलेगा, और 0 डिग्री पे बिल्कुल ये अनुपस्थित होता है अगर कोरियोलिस बल
बल यहाँ पर 0 डिग्री पे अनुपस्थित होगा। वॉशिंग मशीन की बात करेंगे तो अगर आप देखोगे मैंने टेस्ट पेपर में ये भी कराया था कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, तो इसको हम कहते हैं अपकेंद्रण सिद्धांत पर। अर्थात जैसे ये क्या करती है, घूमते हुए जो है कि अंदर की ओर आती है, अंदर की ओर आती है कि बाहर की ओर। अब जैसे दूध से मक्खन निकालना, तो इसमें क्या होता है, दूध अलग होता जाता है, मक्खन अलग होता जाता है। अब यहाँ पर एक बल आते हैं अपकेंद्री और अभिकेंद्री, ये बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होके गिर जाते हैं। क्या कहता है, अपकेंद्री का मतलब होता है अंदर की ओर आना, सॉरी बाहर की ओर, यानी सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, और इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। तो देखो केंद्र से जब भी आप बाहर की ओर जा रहे हो तो इट मींस यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल अर्थात अपकेंद्री होता है, और अभिकेंद्री का मतलब होता है अंदर की ओर आना, यानी कि केंद्र की ओर बल का लगना। तो अभिकेंद्री मतलब केंद्र की ओर, और अपकेंद्री का मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर लगना। तो याद रखना। अब हम चलते हैं गुरुत्व के अधीन नियम, जो गुरुत्व की गति जो होती है, गुरुत्वाकर्षण नियम वगैरह होती है, ग्रेविटी फोर्स होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत देखेंगे तो ब्रह्मगुप्त ने गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री जो कि थे, इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की थी, और तथा सबसे पहले यानी कि न्यूटन से भी पहले इन्होंने बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर ही आकर्षित कर, जैसा कि न्यूटन ने क्या किया था, अंग्रेजों के जमाने में सेब ऊपर उछाला और सेब नीचे गिर गया। हालांकि वो कुछ भी उछालते थे वो नीचे गिरता था, लेकिन उनकी नजर अचानक सेब पे पड़ गई। लेकिन वही यूरोपीय सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ बताने के चक्कर में ही इन्होंने ब्रह्मगुप्त को जो है कि भूल गया, जबकि ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था कि भाई कोई भी वस्तु अगर आप ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही गिरेगी। लेकिन इन अंग्रेजी जेलरों ने क्या किया, न्यूटन को प्राथमिकता दे दी। फिर वहीं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया, जो कि गति के 3 नियम भी दिए इन्होंने। तो न्यूटन ने क्या दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया और गति के 3 नियम भी दिए थे। अभी अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते ही अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते। अब जैसे अगर आप पृथ्वी पे एक सीधे खड़े हुए इंसान हैं, इस तरीके से अगर आप इंसान हैं तो क्यों सीधे खड़े हो, क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र है वो अपनी ओर खींच रहा है, और जिसकी वजह से आपके पैर पृथ्वी पर टिके हुए हैं। लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण या तो 0 है या फिर बहुत ही कम नगण्य के रूप में, इसलिए वहां पे व्यक्ति उड़ता रहता है, तैरता रहता है, लेकिन वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह भी अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही उसी गति से गतिमान होता रहेगा, पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। ऐसा नहीं है कि सेब क्या, कोई भी वस्तु अगर आप अंतरिक्ष से छोड़ दोगे तो इसका मतलब नहीं है कि वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जब अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं तो किस दिशा में जाएगा भाई, कोई जरूरी तो है नहीं कोई पृथ्वी पर ही आएगा, कहीं भी जा सकता है। अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष, तो इसलिए वो हवा में ही तैरता रहता है। और कोई वस्तु ऊपर से जब भी गिराई जाती है तो उसके भार अपरिवर्तित होते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न बहुत लोगों को डाउट करता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि 5 किलो का एक पत्थर ऊपर से नीचे गिरा दूं तो क्या नीचे आते आते उसका वजन 5 की जगह 3 किलो हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। जितना भी वजन का मैं कोई सामान फेंकूंगा, अगर आधे किलो का भी कोई सामान ऊपर से नीचे गिराऊंगा तो कभी भी उसका भार परिवर्तित नहीं होगा, यानी वो कांस्टेंट रहेगा। यानी उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो तो कांस्टेंट रहेगा यार, वो क्यों घटेगा? तो ये बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। हवा की अनुपस्थिति यानी कि जब निर्वात होता है तो वहां पे समान ऊंचाई से गिराई जाने वाली वस्तुओं का एक साथ पृथ्वी पर ही गिरेंगी। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि कहीं पर अगर हवा है का मतलब वहां पे निर्वात नहीं है बल्कि वहां पे वायुमंडल है। तो जब वहां पे कोई चीज गिराओगे तो वायुमंडल में जो वस्तु ज्यादा भारी होगी वो सबसे पहले गिरेगी, क्योंकि वहां पे उसे भार का आसान मतलब भार जो है कि महसूस होगा। लेकिन अगर कहीं पे हवा है ही नहीं, निर्वात है, तो वहां पे वही वस्तु जो है कि मतलब सामान्य स्थिति में गिरेंगे, क्योंकि वहां पे कोई माध्यम है ही नहीं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है पृथ्वी के जी के मान के 1/6 हिस्से पे होता है, इसलिए चंद्रमा पर जो है कि हमारा वजन कितना होगा, कम हो जाएगा, भार कम होगा। अब यहाँ पे 1/6 का मतलब हो गया कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 6 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे कितना होगा, एक हिस्सा हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप 60 किलोग्राम के पृथ्वी पर दिखते हो, पृथ्वी की मशीनों पर आपने चेक किया पृथ्वी पर कि भाई हम 60 किलोग्राम पे, तो अगर आप चंद्रमा पर जाओगे तो केवल और केवल 10 किलोग्राम का ही वजन आपका महसूस होगा। वजन कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम। जी का मान 0 डिग्री पर न्यूनतम होता है, यानी कि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, लेकिन 90 डिग्री पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अतः पिंड का भार कहां पर सबसे अधिक होगा, ध्रुवों के पास सबसे अधिक माना जाएगा। अब मानव शरीर का भार कहां पर होगा, ध्रुवों पर अधिक होगा। अब यहां से आपसे एक बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मानव शरीर का भार 0 डिग्री पर ज्यादा होगा या 90 डिग्री पर ज्यादा होगा। और आपने हमारे ग्लैंस एकेडमी की क्लास नहीं की होगी तो आप सोचोगे यार ये तो दोनों ही जगह सेम होगा, मनुष्य का भार थोड़े कम हो जाएगा, क्योंकि सर ने तो बताया था। लेकिन सर ने यह बताया कि भाई 90 डिग्री पे किसी भी वस्तु का भार ज्यादा होता है और 0 डिग्री पे किसी भी वस्तु का भार न्यूनतम माना जाता है। इसलिए जी के मान में ध्यान देना इस हिसाब से, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा।
यदि किसी पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल में वृद्धि होगी और किसी पिंड के भार में कमी आएगी। और अपकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर जाना, और अभिकेंद्री का मतलब केंद्र से अंदर की ओर आना। अब भारहीनता की बात करें, यह एक ऐसी अवस्था होती है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए, अर्थात गुरुत्वाकर्षण की स्थिति क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि पृथ्वी पर कोई बल है, जो पृथ्वी अपनी ओर कोई बल को खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से कोई वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, और इतना ही बल कोई वस्तु पे ऊपर की ओर से लग रहा है, यानी ऊपर अंतरिक्ष से लगाया जा रहा है। तो ऐसे में ये वाली जो पोजीशन होगी रेड कलर वाली, ये जो स्थिति होगी, यहाँ पे क्या होगा? जी का मान 0 हो जाएगा, और इस स्थिति में भारहीनता महसूस होगी, यानी किसी भी वस्तु में कोई भार लगेगा ही नहीं कि कोई भार, वजन भी है कि नहीं है। अब एक उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, यानी पृथ्वी का जो केंद्र बना लिया था तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, और यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह अपनी ओर खींचता है इसलिए वो घूमता रहता है। अभिकेंद्रीय बल में तो यही नियम है। और एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न और सबसे ज्यादा गलत करने वाला प्रश्न, जब भी लिफ्ट से आप ऊपर की ओर जा रहे होते हो, ध्यान देना, लिफ्ट से ऊपर जाने पर व्यक्ति के भार में क्या होती है? वृद्धि होती है, और जब लिफ्ट से नीचे जाने पर व्यक्ति के भार में कमी का आभास होता है। वास्तविक रूप में आपका वजन 50 किलो है तो 50 किलो ही होगा, लेकिन जब भी आप लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हो तो आपने अगर लिफ्ट वगैरह कहीं यूज की होगी तो ये महसूस किया होगा कि पूरा भार कितना है, हमें खूब वजन ज्यादा लगता है, लेकिन जैसे हम नीचे आते हैं तो फ्री फॉल होता है, और फ्री फॉल होने की वजह से हमारा भार बिल्कुल कम महसूस होता है। अब यहां हम बात करेंगे लोलक की कालावधि, यानी कि टाइम पीरियड की बात करें तो उसकी लंबाई पर यह निर्भर करता है, और यदि लंबाई अधिक है तो कालावधि भी उतनी अधिक होगी। इसी कारण गर्मियों में लोलक घड़ियां सुस्त हो जाती हैं, अर्थात आवर्त काल में वृद्धि हो जाती है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये ध्यान देना कि यह लंबाई पर निर्भर करता है, और लंबाई कब बढ़ जाती है? गर्मियों में उनकी लंबाई जो है कि बढ़ जाती है, जिससे वो धीरे धीरे जो है कि गति करने लगती है। भाई जब लंबाई ज्यादा हो जाएगी किसी डोरी की, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह आने में, पूरा लोलक को कंप्लीट करने में समय ज्यादा लगेगा, और इस वजह से वो घड़ियां क्या होती हैं? सुस्त हो जाती हैं, जिसमें यह माना जाता है कि उनके आवर्त काल में वृद्धि हो रही है। अब यहां पे हम देखते हैं पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में अगर आप 11.2 किलोमीटर की दूरी पे चले जाते हो, इट मींस कि अगर इस वेग से हम वस्तु को फेंकेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी, और फिर वो कभी भी वापस नहीं आएगी। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा था मुझे, जब मैं अपने स्कूली दिनों में था, स्कूलिंग डे के समय, हाई स्कूल इंटर में रहता था, तो अक्सर होता उस समय हर एज के बच्चे जो है कि गलतियां करते हैं, उस एज में जो है कि जो भी बच्चे उस एज के होते हैं, तो मैं भी कभी कभी गलती करता। तो मुझे जो फिजिक्स के टीचर थे वो इस तरीके से कमेंट पास करते थे मुझे कि शरद बेटा, अगर मैंने आपको 11.2 के पलायन वेग से अगर फेंक दिया ना तो आप वापस पृथ्वी पर नहीं आओगे। और मैं अक्सर सोचता था यार कि कैसे पृथ्वी पर नहीं आऊंगा, ये कैसे इतने बल से फेंक देंगे मुझे कि मैं पृथ्वी से बाहर निकल जाऊंगा। तो अब वो जब चीजें पढ़ता हूं तो बड़ा हंसी आती है और बहुत याद होता है कि यार ये वो वेग है जिसके माध्यम से अगर हम किसी भी वस्तु को फेंकेंगे तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर जाएगी। और चंद्रमा पर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए चंद्रयान के जो यात्री होते हैं, जो भी अदर देश के लोगों ने भेजे, तो वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भेजते हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और एक यहाँ पे फैक्टर ध्यान देना कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं या आपसे बात कर रहा हूं तो आप मेरी बातों को सुन पा रहे हो। क्यों? क्योंकि सुनने का काम होता है मतलब ध्वनि, और ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है दोस्तों, और यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और हम आपकी बात सुन रहे हैं और आप हमारी बात सुन रहे हो, इट मीन्स कि माध्यम के रूप में यहाँ पे वायु काम करती है, वायुमंडल। लेकिन अगर चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, इट मीन्स कि वहां पे ध्वनि तरंग काम नहीं करेगी, और इसीलिए वहां पर कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज को नहीं सुन सकता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज को क्यों नहीं सुन पा रहा है? क्योंकि वहां पे वायुमंडल है ही नहीं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा स्थूल पदार्थों के गुण। देखिए जो जो चीजें हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं ना, यहीं से आपका फिजिक्स में क्या होता है, अप्लाइड पार्ट का प्रश्न बना के तैयार करके पूछा जाता है। और इसीलिए इन सभी क्लासेस को बहुत ध्यान से सुनना। हालांकि इसको मैं 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, और इसी के साथ जो आपकी मेडिवल हिस्ट्री रह गई और केमिस्ट्री, उसको भी साथ में कवर कर दिया जाएगा, यानी एक दिन में 2-2 शॉर्ट नोट्स। इस समय आप देखोगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी क्लासेस लगातार चल रही हैं जो आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए। तो सारी क्लासेस को लगातार देखते रहना,
अगर ये सोचोगे हम बाद में देख लेंगे तो बाद में समय नहीं मिलेगा, तो रिवीजन अभी से करते रहो। चलिए टॉपिक को देख लेते हैं। स्थूल पदार्थों के गुण की बात करें, जो पदार्थ होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। तो देखो, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है। जब वर्षा की बूंदें नीचे आती है यानी कि पानी की, तो गोल क्यों हो जाती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है, और इससे बूंदें न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करती है। कहने का मतलब होता है, अगर एक पानी की बूंद इतनी बड़ी गिर रही है और दूसरे पानी की बूंद इतनी बड़ी गिर रही है, तीसरे पानी की बूंद इतनी छोटी सी गिर रही है, इसका मतलब है कि ये वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार इसलिए होती है कि ताकि ये पृष्ठ का तनाव होता है, अर्थात ये अपना न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती हैं। अब जैसे मान लो कि अगर कोई वर्षा गिरी और वो कुछ इस तरीके से पानी पूरा बहाव करके गिरा दिया उसने, तो पानी क्या होगा, तुरंत जो है कि गोल क्यों हो जाता है, क्योंकि वो अपने पृष्ठ तनाव का पालन करता है, और जिसकी वजह से ये सोचता है कि हम इतना बड़ा क्षेत्रफल क्यों घेरे, हम छोटा सा क्षेत्रफल घेरेंगे जिसमें हम सारा का सारा पानी समाहित कर लेंगे। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अब बात करते हैं, तेल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है और इसलिए तेल की बूंदें तैरती हैं। अब ध्यान देना कि तेल ही नहीं, अगर आप देखोगे पानी में कोई भी वस्तु तैर रही है तो इसका मतलब है कि उसका पृष्ठ तनाव पानी से कम है, और अगर पानी से पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा तो वो चीज डूब जाएगी। जैसे हथौड़ा, कील, सुई, कोई भी एक एक भारी चीज होगी तो उसका पानी के द्वारा हटाया गया जो पानी हटाया गया उससे पृष्ठ तनाव अधिक है, इसलिए वो डूब गया। जबकि तेल की बूंदें क्या होती है, वो क्यों जो है कि ऊपर रहती है, वो सामान्यतः इसलिए ऊपर हमें दिखती है क्योंकि उनका जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है, इसलिए वो उसके ऊपर तैरने लगती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो केवल तेल ही नहीं, कोई भी वस्तु जिसका पृष्ठ तनाव कम होगा पानी से वो तैरेगा, और जिसका ज्यादा होगा पानी से वो पानी में डूब जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं अप्लाइड पार्ट। अब साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब बहुत आसानी से आप समझोगे कैसे, क्योंकि अभी मैंने कहा पानी अर्थात जो पानी है वर्षा की बूंदों के रूप में या किसी भी रूप में, उसका नेचर होता है कि वो कम से कम एरिया घेरता है। और ये क्यों घेरता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण होता है। लेकिन जब हम इसमें एक कास्टिक सोडा टाइप का यानी कि साबुन का जब घोल मिला देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इन पृष्ठ तनाव का क्या होता है, ये कम हो जाता है, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और इसलिए हमें पानी के जो बुलबुले होते हैं वो बड़े दिखने लगते हैं। यहाँ पर पृष्ठ तनाव क्या है दोस्तों, मैक्सिमम है, और यहाँ पर पृष्ठ तनाव कम हो गया, इसीलिए तो हमें बड़े बड़े पानी के बुलबुले देखने को मिलते हैं। और बुलबुले के अंदर दाब सदैव बाहर से वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए जो है कि वहां पे बड़ा साइज बना लेता है। क्लियर हो गई बात। अब साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर यह फैलेगा जिससे इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। अब अगर आप साबुन का जो बुलबुला है अगर आप उसे आवेशित करोगे, करंट पैदा करोगे, तो कहीं ना कहीं फैलेगा, और फैलने से क्या होता है, फट जाता है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। केस नली की बात करें, अगर आप लेबोरेटरी में गए होगे, साइंस के स्टूडेंट होगे, तो आपने पतली सी जो है कि केस नली देखी होगी सफेद रंग की, जिसमें तरल क्या होता है, अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में ऊपर चढ़ता जाता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा वह उतनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। अब जैसे देखोगे जल से ज्यादा क्या होता है, ऊंचाई पर तेल होता है, क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव कम होता है और तेल का ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ता है। इसीलिए आप लालटेन देखोगे जो पहले के समय में लोग पढ़ने के लिए यूज करते थे या घर में उजाले करने के लिए यूज करते थे, जिसको हम लोग देखते हैं कि उसमें तेल होता है, मिट्टी का तेल होता था, केरोसिन ऑयल। तो वो क्या होता था, पानी की अपेक्षा कपड़े के माध्यम से जल्दी ऊपर चढ़ जाता था। क्यों चढ़ता था, क्योंकि जिसका पृष्ठ तनाव जो है कि यहां पर दोस्तों जरा सा करेक्ट कर लेना कि जिसका पृष्ठ तनाव कम होगा ना वो जो है कि जल्दी चढ़ेगा, और इसलिए तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है जल से, इसलिए तेल जल्दी चढ़ता है ऊपर। अब यहां पर हम देखेंगे सतह से ऊपर उठने पर, ध्यान देना कि सतह से ऊपर उठने पर बुलबुला के आयतन में वृद्धि होती है, और जबकि दाब में कमी आती जाती है, बिकॉज ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे सतह से ऊपर उठोगे तो बुलबुले के आयतन में वृद्धि होगी, अर्थात उसका एरिया जो है बढ़ता जाएगा। अब आपके हाथ में अगर जो बुलबुला होता है, ध्यान दिया होगा जब नहाते समय साबुन से, कभी कभी हम लोग छोटे थे तो मजाक करते थे ना, इस तरीके कुछ खेल खेलते थे कि हमें रंगीन बुलबुला दिखता था, तो हम देखते थे हाथ में बहुत छोटा सा था। जब उसे हम फूंक देते थे तो फूंकने के बाद जब वो खुले वायुमंडल में आता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उठता है और उसका आयतन बढ़ता जाता है, मतलब बुलबुला बड़ा होता चला जाता है, और इसमें दाब की कमी होती है, क्योंकि फिर उसका जो आंतरिक दाब होता है कम हो जाता है, और जब दाब कम रहेगा तभी तो हल्का महसूस करेगा, इसलिए वो ऊपर उड़ता जाता है। ठीक है, ऊपर जाने पे दाब कम होता है। वायुयान से यात्रा करने पर वायु दाब में कमी के कारण ही पेन की स्याही निकलने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे हम वायुयान से ऊपर उड़ते जाते हैं तो पृथ्वी के धरातल पे जहां पे पेन से स्याही नहीं निकलती, लेकिन ऊपर जाने पे दाब की कमी महसूस होती है, जिससे वो दाब बाहर निकल जाता है, और दाब बाहर निकलने का मतलब स्याही बाहर आ गई।
हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सभी पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। किसके नियम पर आधारित होते हैं? पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। बैरोमीटर में अचानक से गिरावट होने का अर्थ होता है कि तूफानी मौसम दशा का सूचक होता है, क्योंकि बैरोमीटर क्या होता है? दाब मापने की इकाई होती है, वायुमंडलीय दाब, और अगर उसमें अचानक से गिरावट आ रही होती है तो उसे हम तूफानी मौसम की दशा का सूचक मान लेते हैं कि अब आने वाला कुछ समय में तूफान आ सकता है। अगला एक प्रश्न बनता है कि द्रवों की जो श्यानता होती है, श्यानता का मतलब क्या होता है, इसको समझ लो दोस्तों। जितना कोई चीज गाढ़ापन होगा या चिपचिपा, जैसे आपने ग्लिसरीन को देखा होगा, शहद को देखा होगा, शहद वगैरह क्या होता है? बहुत चिपचिपे होते हैं कि नहीं होते? वहीं पानी को देखो, बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं होती उसमें। गोंद देख लो आप लोग, गोंद, फेविकोल, ये सब भी चिपकने वाले होते हैं, बहुत चिपचिपाहट होती है। तो द्रवों की श्यानता अगर आप ताप बढ़ाओगे तो बढ़ने लगती है, यानी कि गाढ़ापन बढ़ता जाएगा। और यही कारण है कि जून महीने में सीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। ध्यान देना कि तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इस चीज को। क्या करेक्ट करना है आपको? कि द्रवों की श्यानता यानी कि गाढ़ापन ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता नहीं है दोस्तों, यहाँ पे घट जाता है। इसलिए यही कारण है कि जो जून का महीना जिसमें बहुत गर्मी होती है, तापमान अधिक होता है, तो उस समय जो है कि सीरे की जो श्यानता होती है वो जनवरी की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। और यहाँ पर आप देखोगे कि सर्वाधिक श्यानता किसमें मिलेगी? तो ग्लिसरीन में सर्वाधिक श्यानता होगी, उससे कम शहद में, उससे कम मशीन का तेल, उससे कम खून। खून को भी देखोगे थोड़ा चिपचिपापन महसूस होता है, लेकिन जल की सबसे अधिक। और अगर मैं कहूँ इन सभी का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाना शुरू कर दूं तो इनकी श्यानता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जाड़ों के मौसम में वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री से कम होने पर झील की ऊपरी सतह जो है कि जम जाती है, जबकि सतही जल का तापमान जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जहां पे जल का आयतन कम होता है और घनत्व जो है कि सबसे अधिक होता है और जलीय जीव जीवित रहते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि आपने देखा होगा लद्दाख वगैरह में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, कि बहुत सारी झीलों के ऊपर बर्फ जम जाती है, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि सर अब इसके अंदर की जो मछलियां वगैरह है, जो जीव जंतु, वो कैसे जीवित रहेंगे, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से जम गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऊपर की सतह पर अगर आपको 0 डिग्री टेम्परेचर की वजह से जल जमा हुआ दिख रहा है तो ये बिल्कुल नहीं है कि इसके अंदर जल लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। अंदर की परतों में 4 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान तब भी होता है और 4 डिग्री पे कोई भी पानी नहीं जमता है। और ऐसी स्थिति में जल का आयतन बिल्कुल कम हो जाता है और घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, और ऐसे में यहाँ पे क्या होता है? जलीय जीव जीवित रहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर आप देखोगे कि जल का जो अधिकतम घनत्व होता है, अगर ये पूछा जाता है कई बार सीधे सीधे प्रश्न कि जल का अधिकतम घनत्व कब हो सकता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, या केल्विन में अगर हम कहेंगे तो 277 के कह सकते हो आप इसे, ठीक है। और लोहे का गोला पारद पर तैरता है। ध्यान देना, जो लोहे का गोला होता है, लोहे का कोई भी छोटा सा गोली टाइप का, वो पारद यानी मरकरी अर्थात पारे पर तैरता है, क्योंकि पारे का जो आपेक्षिक घनत्व है वो लोहे के आपेक्षिक घनत्व से ज्यादा है, और इसलिए पारा क्या होता है? आपस में ठोस हो जाता है और उस पे जो है कि जो गोला है पानी में डूब नहीं पाता, यानी कि पारा है उस पे जो है कि डूबता नहीं, जबकि यही गोला जो है कि पानी में डूब जाता है, क्योंकि पानी का घनत्व जो है कि कम होता है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि सुई पानी में डूब जाती है। क्यों डूब जाती है जबकि लोहे का जहाज डूबता नहीं है? क्योंकि सुई के द्वारा हटाए गए जो जल का आपेक्षिक घनत्व होता है वो सामान्यतः क्या होता है? कम होता है, जिससे वो सुई को नहीं रोक पाता बल्कि सुई डूब जाती है। जबकि जहाज के द्वारा जो हटाया गया जो पानी होता है उसकी अपेक्षा जल का आपेक्षिक घनत्व ज्यादा होता है, और इसलिए जल जो है कि अपने ऊपर जहाज को रोक लेता है, तैरने देता है। और आर्किमिडीज का अगर हम बात करें, आर्किमिडीज के प्लवन सिद्धांत की बात करेंगे तो इनके अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। जैसे ही वो पानी के अंदर होता है तो उसका भार कम हो जाता है, ऐसा महसूस होता है, लेकिन पानी की सतह के ऊपर वो अधिक महसूस करती है। और वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण होता है उनका कम घनत्व। अगर उनका घनत्व अधिक होता तो वो जो बादल है वो तैर नहीं पाते, वो एक जगह रुक जाते, लेकिन कम घनत्व होने की वजह से उनका आयतन में वृद्धि हो रही है और आयतन अधिक है, तो इसका मतलब वो तैरते हुए दिखेंगे। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, और उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है। उत्प्लावकता की अगर हम बात करें तो सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जब किसी पानी में उतरती है तो जितना वो फोर्स ऊपर से लगाती है पानी में, उतना ही पानी नीचे से फोर्स लगाता है। इट मीन्स कि आर्किमिडीज का जो प्लवन सिद्धांत है कि उतने ही फोर्स से पानी ऊपर की ओर धकेलता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आप कभी ट्यूबवेल के पानी में कूदे हो, झील में कूदे हो, नदी में कूदे हो, या कहीं पे आप इस तरीके से तैराक के रूप में कूदे होगे, तो आप देखोगे कि जितनी प्रेशर से आप नीचे जाते हो उतने ही प्रेशर से पानी आपको ऊपर फेंकता है और आप ऊपर आ जाते हो। ये क्या किस नियम के कारण होता है? ये उत्प्लावन के कारण होता है। आर्किमिडीज के उत्प्लवन सिद्धांत के अनुसार अगर आप स्विमिंग पूल में खूब तेजी से नीचे कूदोगे तो उतने ही फोर्स के साथ आपको ऊपर पानी फेंकता है। तो ये होता है आपका उत्प्लवन सिद्धांत।
जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, बिकॉज खारे पानी का घनत्व तो अधिक होता है, क्योंकि नदी में तो काफी डूबा हुआ महसूस होता है, लेकिन जैसे वो समुद्र में आता है तो खारे पानी में घनत्व तो अधिक होता है, इसलिए वो सारा का सारा पानी एकजुट हो जाता है और इसके ऊपर आने वाली वस्तु को तैरने के लिए स्थिति प्रदान करता है। अब यहां पर हम देखेंगे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन सी होती है। जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा देने पर या हटा लेने पर अपनी पूर्ण अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। अब जैसे मैंने स्प्रिंग की बात की, अगर मैं किसी स्प्रिंग को बहुत जोर से खींच रहा हूं, बाह्य बल लगा रहा हूं तो लंबी हो गई, जैसे ही मैंने बाह्य बल हटा दिया, बाहरी बल हटा दिया, तो पुनः जो है कि सिकुड़ के अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ गई। इस स्प्रिंग को क्या कहेंगे? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने किसी रबड़ को इतना जोर से खींचा कि वो वैसी खींची रह गई, अब वो तार जो है कि उतना ही बड़ा हो गया, चाहे भले मैंने उस पर से बाह्य बल हटा दिया, तो उसको हम पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु नहीं कहेंगे। दूसरा होता है पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा दिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती हैं, बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, उसी स्थिति में हो जाती हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कोई एक पतला सा मैं तार लूं गर्म करके या ऐसी नॉर्मल स्थिति में, अगर मैंने उसे खूब लंबा करके खींच दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि आप लोग च्युइंगम वगैरह खाते हो, तो च्युइंगम को कभी कभी हम लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे, मुंह से निकाल कर उसे खूब लंबा सा धागा बना देते थे और लंबा धागा बना के खेलते थे। ऐसा अक्सर बच्चों ने किया होगा बचपन में। हालांकि अब तो बहुत हाइजेनिक बच्चे हो गए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है। हम लोग तो सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम लोग को कहाँ कौन मास्टर इतना ध्यान दे रहा है, और घर वाले भी ध्यान नहीं देते थे, व्यस्त रहते थे। तो आप लोग भी उसी फेज में हो जिस फेज में मैं हूं, तो यानी आपने भी वो काम किए होंगे। तो वो क्या होता था कि पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं हो गई, क्योंकि दोबारा वो जो च्युइंगम जो हमने फैला रखी है वो वापस अपनी स्थिति में नहीं आ रही है, क्योंकि हमने अपना हाथ का बल हटा दिया है। अब एक बात करेंगे, पृष्ठ तनाव की बात करेंगे। तो पृष्ठ तनाव का सामान्य भाषा होती है कि न्यूनतम क्षेत्रफल घेरना, यही पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, यानी कि बिल्कुल ही क्षेत्रफल एकदम शून्य हो जाएगा। ससंजक और असंजक बल को पढ़ेंगे आज की क्लास में, फिर इसके बाद इस क्लास को ऑफ करेंगे, क्योंकि अगले पॉइंट जो है आपके प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको नए तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्शन, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शब्द आएंगे आपको जो कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए आज की क्लास में अब नहीं करेंगे, क्योंकि आज आपकी क्लास थक गई होगी आपके माइंड को लेकर। और साथ में अगर आप इसकी पीडीएफ को बाई करना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे, तो वहां से सारा का सारा हमारा स्टाफ प्रोसेस बता देगा, पेमेंट सिस्टम बता देगा, और आप वहां से पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। तो ससंजक बल की बात करें, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगना, ये ससंजक बल था, यानी एक ही पदार्थ के अगर कोई अणु है। और वहीं असंजक बल की बात करें तो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम असंजक बल कहते हैं। अब मैं अगर कहूं कि पानी के बीच में कोई भी जैसे पानी क्या है, एक ही तो पदार्थ है, और उनके अणुओं के बीच में जो बल लग रहा होगा वो ससंजक होगा। शहद के जो अणु होंगे उनके बीच जो भी बल लग रहा होगा वो ससंजक होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि शहद और पानी के बीच में जो बल लग रहा होगा तो भिन्न भिन्न पदार्थ हो गए, तो असंजक हो गया। पानी और तेल के बीच में जो बल लग रहा होगा वो क्या, वो भी असंजक बल होगा। तो असंजक बल में क्या होता है, पदार्थ चेंज हो जाते हैं, ससंजक बल में पदार्थ सेम रहता है। तो ये तो थी आज की आपकी क्लास, और इसी प्रकार से हम लोग अगले 3 लेक्चर या 4 लेक्चर पूरी की पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो उसे फॉलो कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, जहां पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।